Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का पेपर जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. इन टुडेज वीडियो वील टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, सो लेट अस गेट स्टार्टेड. तो देखो ये सारी कुछ स्टेजेस होती हैं कंसेप्शन से लेके ओल्ड एज या डेथ तक जब तक हम जो है डेवलप होते रहते हैं एज ह्यूमंस एज इंडिविजुअल्स. तो स्टेजेस क्या क्या है? सबसे पहले आपका प्री नेटल डेवलपमेंट होता है, इन्फेंसी में एंटर करते हैं हम, चाइल्डहुड में एंटर होते हैं, अडोलेसेंस की फेज आती है, अडल्टहुड होता है एंड फाइनली ओल्ड एज होता है. सो हम अब इनमें से बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी डिस्कस करने वाले हैं. सो वील बिगिन विथ प्री नेटल स्टेज. ठीक है, प्री नेटल स्टेज कौन सी स्टेज है? जो 9 मंथ्स होते हैं ना, जिसमें बच्चा जो है मदर की वूम में रहता है. तो उस 9 मंथ्स के दौरान जो डेवलपमेंट होती है विद इन द वूम, उस स्टेज को बोलते हैं प्रीनेटल स्टेज. सो डेवलपमेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग द 9 मंथ्स विच आर प्रायर टू द बर्थ ऑफ द चाइल्ड. तो अभी तक चाइल्ड का बर्थ नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले जो 9 मंथ्स हैं विद इन इनसाइड द वूम, उस वक्त जो जो डेवलपमेंट होती है, फॉर्मेशंस होती हैं, वो प्रीनेटल स्टेज के अंदर होती हैं. Now there are some factors that can affect this prenatal stage also, even though the baby is not yet out, लेकिन स्टिल उसको कुछ आउटसाइड फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द प्रेस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स. तो ड्रग्स तो एक ऐसी चीज है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन शुड नॉट टेक. ठीक है, बिकॉज वो ड्रग्स जो है उनका बहुत सिवियर इम्पैक्ट हो सकता है, इवन कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स में भी रिजल्ट कर सकते हैं इन द चाइल्ड. देन टोबैको, अल्कोहल, ऑल ऑफ दीज कैन ऑल्सो बी हार्मफुल. टोबैको में क्या है? निकोटीन होता है, और निकोटीन क्या करता है? ऑक्सीजन लेवल्स को जो है रिड्यूस कर देता है, विच लीड्स टू अ लॉट ऑफ इम्पेयरमेंट्स एंड डेफिसिट्स. और अल्कोहल से रिलेटेड फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है. देन रेडिएशन. तो आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत बारी जो एक्सरेज हैं, एमआरआईज हैं, इन उसमें एंट्री नहीं दी जाती है, या इन रूम्स में भी एंट्री नहीं दी जाती है, क्योंकि ये जो एक्सरेज होते हैं ना, ये जेनेटिक म्यूटेशंस में रिजल्ट कर सकते हैं. ठीक है, पूरी की पूरी जीन ही चेंज हो रही है, म्यूटेट हो रही है. फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है प्री नेटल स्टेज में एक बच्चे को. ये जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसमें स्पेशली लेड एंड मर्क्यूरी. ठीक है, लेड एंड मर्क्यूरी जो है काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं. अगर उनसे सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर हो जाता है एक मदर का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक फीमेल का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो चाइल्ड को जो फीटस है फिलहाल अंदर, उसको बहुत दिक्कत हो सकती है इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज डेवलपमेंट. ठीक है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकती है एंड अदर थिंग्स ऑल्सो. फिर अगर मेटर्नल डिजीज, तो बाई एनी चांस जो मदर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैचेज एनी काइंड ऑफ अ वायरल डिजीज और इन्फेक्शन, तो उसका इम्पैक्ट चाइल्ड पे भी पड़ता है. ठीक है, तो इन मतलब बेसिक चीज़ों के लिए टर्म दी हुई है टेराटोजेंस. टेराटोजेंस टर्म आपको याद रखनी है, काफ़ी बार एमसीक्यूज में आ जाती है. टेराटोजेंस क्या होते हैं? दीज आर द पोटेंशियल रिस्क फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट. तो हमारे इन्वायरमेंट में जो पोटेंशियल रिस्क फैक्टर्स हैं जो एक चाइल्ड के डेवलपमेंट को हार्म कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रीनेटल स्टेज. ठीक है, सो ये थी आपकी प्रीनेटल स्टेज के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है. नाउ वी मूव ऑन टू इन्फेंसी. ठीक है, इन्फेंसी है, नाउ द चाइल्ड हैज़ बीन बोर्न. अब उसकी फिजिकल डेवलपमेंट और भी ज़्यादा होती है वंस द चाइल्ड इज़ बोर्न. ठीक है, तो मोटर डेवलपमेंट्स भी होती हैं. तो शुरुआत में जब बच्चा सिर्फ बॉर्न ही हुआ होता है तो उसकी जो भी मूवमेंट्स होती है ना, वो सारी मूवमेंट्स एक टाइप की रिफ्लेक्स होती है. तो आप देखोगे कि रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं कि जो हमारी इन्नेट बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, अभी मैं आपके सपोज आँख के सामने एकदम से हाथ डालूँ तो आप तुरंत अपनी आईज ब्लिंक करोगे, सो दैट इज अ रिफ्लेक्स. या आप कफ कर रहे हो, स्नीज कर रहे हो, दैट इज अ रिफ्लेक्स. एकदम इन्नेट बायोलॉजिकल नीड है, तुरंत आपको करना पड़ रहा है. सो ये जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, न्यूबॉर्न के जितने भी मूवमेंट होते हैं वो सारे रिफ्लेक्सेस से ही गवर्न होते हैं. अब इनमें से कुछ रिफ्लेक्सेस जैसे कफ करना, ब्लिंक करना, ये थ्रू आउट देयर लाइफ उनके साथ रह जाते हैं,
और कुछ रिफ्लेक्सेस जैसे जैसे उनका ब्रेन और मेच्योर होता जाता है, जैसे जैसे वो वॉलेंटरी कंट्रोल पाते हैं अपने मूवमेंट्स पे, वो रिफ्लेक्सेस जो हैं ड्रॉप डाउन होते जाते हैं। फिर उसके बाद क्या है, उनके जो मसल्स हैं, जो नर्वस सिस्टम है, वो भी मेच्योर होने लगता है एज दे ग्रो। नर्वस सिस्टम के ऊपर इफ यू रिमेंबर वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन बायोसाइकोलॉजी, है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उनके फंक्शंस। देन सम बेसिक मोटर स्किल्स ऑल्सो डेवलप विद एज। बेसिक मोटर स्किल्स क्या, जैसे धीरे धीरे बच्चा क्या है, ग्रास्प करना शुरू करता है चीज़ों को, ठीक है, कोई चीज़ उससे दूर है तो उसको रीच आउट करने की कोशिश करेगा। फिर पहले विदाउट सपोर्ट, मतलब सॉर्ट ऑफ विद सपोर्ट बैठता है बच्चा, फिर विदाउट सपोर्ट बैठने लगता है, फिर क्रॉल करने लगता है, वॉक करने लगता है, इवेंचुअली द चाइल्ड ऑल्सो बिगिन्स टू रन अराउंड, ठीक है। तो ऐसे कुछ जो है डेवलपमेंट होती है। अब जो रिफ्लेक्सेस की हम बात कर रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो जैसे टॉनिक नेक रिफ्लेक्स है, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स में क्या होता है कि बच्चा जब अपना एक इन्फेंट जब अपना नेक जो है एक साइड पे फेस करता है, तो उसका वो वाला आर्म जो है, जो उसी नेक के साथ वाला आर्म है, वो उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट रहता है, और उसका ऑपोजिट आर्म जो है एल्बो पे बेंड करता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ पोस्चर जो बच्चा अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, दिस इज ड्यू टू अ रिफ्लेक्स दैट इज हैपनिंग। फिर ग्रास्प रिफ्लेक्स, आई एम श्योर आप लोगों ने इफ यू हैव एवर इंटरेक्टेड विद एन इन्फेंट, तो आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हम उनके ओपन होते हैं जब पाम्स ऐसे, तो उनके पाम के बीच में अगर अपनी हम फिंगर रखते हैं, सो दे वेरी क्यूटली होल्ड आवर फिंगर्स, तो दैट इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ द रिफ्लेक्स, तो उसको हम बोलते हैं ग्रास्प रिफ्लेक्स। फिर रूटिंग रिफ्लेक्स होता है। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है कि जैसे आपका जो इन्फेंट है, ठीक है, इन्फेंट का जो माउथ होता है, उसके माउथ के साइड में चीक के पास अगर आप स्ट्रोल करोगे अपने हैंड से, तो इन्फेंट का जो है ना माउथ एकदम से आपकी हैंड के टूवर्ड्स टर्न हो जाएगा, एंड दे सॉर्ट ऑफ कीप देयर माउथ ओपन, और सकिंग के लिए जो है एक तरीके से रूटिंग रिफ्लेक्स उन्हें प्रिपेयर करता है, सो दैट दे कैन सक एनीथिंग दैट कम्स इनटू देयर माउथ। तो वो रूटिंग रिफ्लेक्स होता है जिसके लिए इन्फेंट्स का एक नेचुरली इनेट प्रिपेयर्डनेस होती है, सो दैट ऑफ कोर्स फीडिंग एंड एवरीथिंग कैन हैपन। फिर मोरो और स्टार्टल रिफ्लेक्स होता है, तो इसको आप मोरो रिफ्लेक्स भी बोल सकते हो और स्टार्टल रिफ्लेक्स भी। इसमें क्या होता है, बच्चे को अगर बहुत ही लाउड नॉइज कोई आती है, सो दे सडनली थ्रो अप देयर हैंड्स, और अपने हैंड्स थ्रो अप करके वापस अपने पास ले लेते हैं, दिस इज समथिंग लाइक दैट। फिर टो कर्लिंग रिफ्लेक्स, या हम इसको बेबिंस्की रिफ्लेक्स भी बोल सकते हैं, कि जब उनके फीट को स्ट्रोल किया जाता है, सो उनका जो टो होता है फीट का, वो एक डायरेक्शन में चला जाता है, और बाकी जो फिंगर्स हैं फीट की, वो कर्ल आउट हो जाती है, फैन आउट हो जाती है एकदम, सो वो है टो कर्लिंग आपका रिफ्लेक्स। सो दीज आर सम ऑफ द रिफ्लेक्सेस दैट यू शुड नो अबाउट, और आई थॉट कि मैं इमेजेस के साथ आप लोगों को इसको दिखाऊं ताकि ज़्यादा लंबे समय तक याद रहे। एंड या इफ यू हैव एनी इन्फेंट नियर बाय यू, try seeing and observing these reflexes. Don't of course disturb the infant, कभी लगे ही रहो ये reflexes देखने में, लेकिन कोशिश करो, ऑब्जर्व करो इन चीज़ों को अपने आसपास, ठीक है। आखिरकार डेवलपमेंट की बात है, इट इज़ ऑफ आवर ह्यूमंस एंड वी कैन ऑब्जर्व इट वेरी इजीली, है ना। अब नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो आती है चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड में काफ़ी सारे सडनली जो है चेंजेस आते हैं, ठीक है। बच्चा हाइट और वेट दोनों गेन करता है, द चाइल्ड ऑल्सो लर्न्स टू वॉक अराउंड कॉन्फिडेंटली, ठीक है, अपने वॉलेंटरी मूवमेंट्स करने लगता है, जंप, रन, ठीक है, बॉल के साथ खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, सारी चीज़ें धीरे धीरे चाइल्ड करना सीखता है। जो चाइल्ड का सोशल सर्कल होता है वो भी एक्सपैंड होता है। अब नाउ द चाइल्ड इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू देयर पेरेंट्स और देयर गार्जियंस और देयर होम, अब वो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में उनके दोस्त हैं, नेबरहुड में उनके दोस्त हैं, तो उनका सोशल सर्कल भी धीरे धीरे बढ़ता है। उनके पास एक मोरालिटी का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। मोरालिटी पे भी थ्योरी थी, कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, उसको भी हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, बट चाइल्डहुड से थोड़ा थोड़ा जो है मोरालिटी का एक कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू होता है। एंड अब चाइल्डहुड में जो चिल्ड्रन है वो थोड़े बहुत केपेबल हो जाते हैं कि कुछ टास्क जो है वो इंडिपेंडेंटली कर लें, ठीक है। अब दो तरीकों के डेवलपमेंट ट्रेंड्स हो सकते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, आइदर इट कैन बी सिफेलोकॉर्डली और इट कैन बी प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो सिफेलोकॉर्डली होता है ये नंबर 1 जो मैंने मार्क किया है, दिस इज सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, और जो नंबर 2 है दिस इज प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। तो सिफेलोकॉर्डल फिजिकल डेवलपमेंट वो होती है जो आपके हेड रीजन से शुरू होते होते
टेल रीजन तक जाती है। यानी कि हेड रीजन वाला जो एरिया है, ब्रेन हो गया और हेड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं फिजिकल डेवलपमेंट में वो पहले होती हैं, और फिर बाकी की जो रीजन टेल रीजन के पास नीचे की डेवलपमेंट है हेड से, वो बाद में होती है। नाउ व्हाई डू यू थिंक ऐसा क्यों होता होगा, ऐसा ट्रेंड क्यों फॉलो हो रहा है सेफेलोकॉर्डल वाला? क्योंकि देखो ब्रेन आपके वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। आपकी जो फाइन मोटर स्किल्स होती है, जो आपको राइटिंग करने में हेल्प करती है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती है, वो सारी चीज़ें कौन, ये जो फाइन मोटर स्किल्स, ग्रोस मोटर स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ें ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, हमारा हेड कंट्रोल कर रहा है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ब्रेन जो है वो पहले डेवलप हो जाए, ताकि बाकी सारे बॉडी पार्ट्स हम इजीली यूज कर पाएं। सो दिस काइंड ऑफ अ फिजिकल डेवलपमेंट ट्रेंड इज नोन एज सेफेलोपॉडली। ठीक है, कई बारी डायरेक्ट इमेज के साथ भी आ जाता है, तो प्लीज मेक श्योर आपको क्लियर हो कि कौन सी डेवलपमेंट क्या होती है। फिर होता है प्रोक्सिमो डिस्टल। ठीक है, डिस्टल का मतलब दूर होता है ना, तो प्रोक्सिमो पास से दूर जाना। सो प्रोक्सिमो डिस्टल क्या है कि वो सेंटर ऑफ द बॉडी से शुरू होती है डेवलपमेंट होनी, और फिर उसके बाद वो एक्सट्रीम्स में जाती है, कि एक्सट्रीम्स ऑफ हैंड्स एंड एक्सट्रीम्स ऑफ लेग्स। तो शुरू हो रही है बॉडी के सेंटर से डेवलपमेंट, ठीक है, चेस्ट और इधर वाले एरिया से, और फिर उसके बाद जो है बॉडी के एक्सट्रीम एंड्स तक जा रही है डेवलपमेंट होनी। सो दिस इज हाउ द फिजिकल डेवलपमेंट ट्रेंड्स कैन हैपन। सेफेलोकॉर्डल हो सकता है, प्रोक्सिमो डिस्टल भी हो सकता है। फिर अडोलेसेंस की स्टेज को भी फटाफट से कवर कर लेते हैं। वैसे तो आप सारे लोग इससे काफ़ी फेमिलियर हैं, बट स्टिल वील डू इट। ठीक है, तो अडोलेसेंस में एज वी ऑल नो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब इन हार्मोन्स के रिलीज होने की वजह से एक फिर से जो अडोलेसेंट है उसमें काफ़ी सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं। इन्फेंसी से चाइल्डहुड में तो आए ही, बट चाइल्डहुड से अडोलेसेंस में भी आते हैं। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। अब प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व करते हैं जो डायरेक्टली रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज से रिलेटेड है। ठीक है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इंक्लूड करते हैं वो सॉर्ट ऑफ साइंस जिसे हम मान सकते हैं कि हाँ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने अब सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है रीच कर ली है। सो जैसे चेंज इन वॉइस हो रहा है, ठीक है, बियर्ड या हेयर ग्रोथ हो रहा है, दीज आर सम साइंस। ठीक है, या फिर फीमेल्स में मतलब गर्ल्स में अगर देखा जाए तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रही है। सो दीज आर सम ऑफ योर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तरीके से साइंस है कि हाँ अब इस पर्टिकुलर इंसान ने जो है सेक्सुअल मैच्योरिटी अचीव कर ली है। एंड प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डायरेक्टली लीड टू द रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज। अब कुछ चेंजेस जो प्यूबर्टी में या अडोलेसेंट में बॉयज और गर्ल्स में आते हैं, देर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस। मैंने तो बहुत ही कम मेंशन किए हैं, बट आप लोगों ने भी काफ़ी चेंजेस अपने आप में अपने फ्रेंड्स में देखे होंगे। ठीक है, जैसे कि बॉयज़ में एकदम से उनकी हाइट ग्रो करने लगती है, देन उनके फेशियल हेयर आते हैं, चेंजेस इन वॉइस इज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट थिंग। ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल बिकम वेरी अनकंफर्टेबल एज सून एज दिस चेंज इन वॉइस हैपन्स, क्योंकि हर कोई सॉर्ट ऑफ टोकने लग जाता है कि अरे तुम्हारी आवाज़ तो बिल्कुल ही बदल गई। ठीक है, बट प्लीज रिमेंबर दिस इज जस्ट अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, और ये डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, एंड गर्ल्स में जो प्यूबर्टल चेंजेस आते हैं उनकी भी हाइट ग्रो होने लगती है। मेनार्श से 2 साल पहले तक उनकी सडन हाइट एकदम ग्रो होती है। मेनार्श क्या होता है? द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेनोपॉज होता है जब मेंस्ट्रुएशन जो है खत्म होने को जाता है टूवर्ड्स ओल्ड एज। ठीक है, और फिर एक मेजर प्यूबर्टल चेंज इन गर्ल्स की मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत होती है, विच इज योर मेनार्श। और मेनार्श से 2 साल पहले उनमें भी हाइट की काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होती है। अगेन हेयर ग्रोथ गर्ल्स में भी होती है। ठीक है, हाउएवर चेंज इन वॉइस इज नॉट एज मच एज देयर इट इज़ इन बॉयज़। तो ये कुछ प्यूबर्टल चेंजेस हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, एंड दीज आर सम ऑफ योर स्टेजेस। ठीक है, फिर उसके बाद अडल्टहुड की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे हमने एरिक एरिक्सन की थ्योरी पढ़ी थी, तो अडल्टहुड में एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट वो फेस होता है कि क्या हम जेनरेटिविटी में हैं या फिर स्टैग्नेटेड हो गए हैं। इफ़ यू रिमेंबर वी कवर्ड दैट। ठीक है, जेनरेटिविटी तो है कि उनको केपेबल फील होता है कि हाँ आई एम डूइंग सम क्रिएटिव वर्क, आई एम एबल टू प्रोवाइड फॉर माई फैमिली एंड एवरीवन। ठीक है, स्टैग्नेशन होता है कि उनको लगता है हम एक मोनोटोनस से रूटीन में फंस चुके हैं, सॉर्ट ऑफ एक प्लेटो रीच हो चुका है, उसके आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, जिसे हम मिड लाइफ क्राइसिस भी कई बार टर्म दे देते हैं। सो दीज और सर्टन थिंग्स आर हैपनिंग इन अडल्टहुड। और अडल्टहुड में जब एक
मिडल अडल्टहुड में स्पेशली, नॉट द यंग अडल्टहुड पार्ट। यंग अडल्टहुड जैसे 20s में कोई है तो यंग अडल्टहुड में तो स्टिल दे आर वेरी हाई ऑन एनर्जी एंड स्टिल उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो ही रहा है, दे आर बिकमिंग मेच्योर एंड ऑल ऑफ दैट। बट मिडल अडल्टहुड और लेट अडल्टहुड जो है वो एक ऐसा प्लाटू स्टेज होता है जहाँ पे एक इंसान स्टैग्नेटेड फील करता है, उसको जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन का जो है कॉन्फ्लिक्ट आने लगता है, प्लस उनकी अब जो एबिलिटीज़ हैं जो इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अर्ली अडल्टहुड तक बढ़ती आ रही थी या डेवलप होती आ रही थी, वो धीरे धीरे डिटीरियोरेट होने लगती है। ठीक है, धीरे धीरे उनकी वो एबिलिटीज़ डाउन जाने लगती है और फिर जैसे ओल्ड एज में आते हैं तो ओल्ड एज में और एबिलिटीज़ का डिटीरियोरेशन होता है, क्योंकि ठीक है काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो गया है अब रिसोर्सेज का। जब हम बोलते हैं ना रिसोर्सेज जो बॉडी के हैं उनका काफ़ी वियर एंड टियर हो गया है, यूज़ हो गया है। सो ग्रेजुअली इफ़ यू सी द ओल्ड पीपल अराउंड, आप देखोगे कि किसी के विजन में दिक्कत आ रही है, सपोज में भी हियरिंग में दिक्कत आ रही है। सो ग्रेजुअली जितनी भी डेवलपमेंट आपने अभी तक एक्यूमुलेट करी थी अपने लाइफ में यंग अडल्टहुड तक, वो धीरे धीरे डाउन ग्राफ जाने लगती है फ्रॉम लेट अडल्टहुड टू ओल्ड एज। ठीक है, एंड ओल्ड एज का एक सबसे बड़ी चीज़ जो एक इंसान को फेस करनी होती है दैट इज़ डेथ, राइट। सो डेथ एंड डाइंग के भी कुछ स्टेजेस हैं, कुबलर एंड रॉस। ठीक है, डू रिमेंबर दीज नेम्स, KUBLER, कुबलर एंड रॉस, ROSS। क्यूबलर एंड रॉस ने स्टेजेस दिया था कि कौन से स्टेजेस से होता हुआ एक इंसान जाता है इफ़ they are given the diagnosis of death. Now it is not necessary that it is only in old age when somebody will be given the diagnosis of death. हो सकता है कोई सीरियस कंडीशन हो गई और समथिंग लाइक दैट एंड द डॉक्टर हैज सेड दैट you have only a few days to live around and you might die soon. So उस वक्त एक इंसान कैसे उस डेथ को एक्सेप्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है उसके टूवर्ड्स, उसके लिए कुछ स्टेजेस क्यूबलर एंड रॉस ने दी हुई है। ठीक है, फर्स्ट क्यूबलर एंड रॉस से कि क्यूबलर रॉस, नॉट क्यूबलर एंड रॉस, व्हाट एम आई सेइंग फॉर सो लॉन्ग। ठीक है, क्यूबलर रॉस एक ही इंसान है। तो उन्होंने कहा था कि पहली स्टेज में तो डिनायल होता है, पढ़ा था ना हमने फ्रॉइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी में डिफेंस मैकेनिज्म्स, कि वो सीधा डिनाई ही कर देते हैं कि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, आप जो मुझे बोल रहे हो वो झूठ है, मैं नहीं मरने वाली अभी। ठीक है, फिर उसके बाद उनको एंगर होता है, दे आर एंग्री एट डेथ इटसेल्फ, उनको गुस्सा आता है कि भाई मुझे क्यों मिलना था ये डायग्नोसिस, और वो बहुत हेल्पलेस फील करते हैं सॉर्ट ऑफ कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, सो उनको पहले तो बहुत ही ज़्यादा डिनायल होता है, फिर एंग्री होते हैं, फिर वो बार्गेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बार्गेन किसी तरह की, यार किसी तरह डॉक्टर से, गॉड से बार्गेन की इतना कर लो देन आई विल डू इट और समथिंग लाइक दैट। फिर एक सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन का फेज भी आता है कि व्हेन दे आर वेरी सैड, दे आर वेरी होपलेस इन एवरीथिंग, एंड फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंग दे आर एबल टू एक्सेप्ट एंड दे जस्ट वेट फॉर देयर डेथ टू कम। ठीक है, सो ये कुछ स्टेजेस हैं, इसके बारे में थोड़ा आइडिया आपको होगा तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो डेथ एंड डाइंग की स्टेजेस हैं, एंड वंस अगेन किसने दिया था ये, क्यूबलर एंड रॉस ने दिया था। ठीक है, क्यूबलर रॉस ने दिया था, भाई पता नहीं क्या हो गया आज मुझे बार बार क्यूबलर रॉस कही जा रही हूँ, बट ओके। सो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ये जो डिफरेंट स्टेजेस हैं हमारे डेवलपमेंट के, कि हम इन्फेंसी से होते हुए कैसे ओल्ड एज तक आ रहे हैं। ठीक है, इन्फेंसी से होते हुए ओल्ड एज तक हम लोग पहुंच रहे हैं, एंड दैट इज़ हाउ एवरीथिंग हैपन्स इन द केस ऑफ डेवलपमेंट। और ये कुछ मेजर चीज़ें थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए था। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दैट यू नो डिड नॉट गेट बोर्ड ड्यूरिंग द वीडियो, और कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम। वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन stay subscribed, keep studying psychology, keep making a revolution in the field. Thank you, have a good day, and bye bye.